जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज इस टॉपिक के साथ हम उपस्थित हुए हैं। बहुत ही ज्वलंत टॉपिक, और जब तक कि किसी देश में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि देश है, सरकार है, अपने नागरिकों को सुरक्षा देना है। सरकार फिर किस बात की अगर वो नागरिकों को सुरक्षा न दे पाए या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना कर पाए। और जो भी अशांत इलाके हैं, खास करके उत्तर पूर्वी क्षेत्र और उत्तर का जम्मू एंड कश्मीर, ये सब अशांत क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि पड़ोसी देशों से जिनसे हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, उनकी भी गतिविधियां, गैर कानूनी गतिविधियां वो इन क्षेत्रों पर रहती हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये अशांत क्षेत्र, क्योंकि फंडिंग हुआ, चाहे वो वित्तीय मदद हुआ, चाहे वो आर्थिक, चाहे वो सैन्य मदद, चाहे हथियारों से मदद, या कुछ सामाजिक राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, विचार हैं, और जब बात वंश और नस्ल की आती है तो उनसे काफ़ी ज़्यादा मैच करती हैं चीज़ें, खास करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में। तो इस वजह से सीमा पार से गैर कानूनी गतिविधियां और सपोर्ट जारी रहता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में, जो कि हमेशा एक विवाद का विषय रहता है, एक ऐसा अधिनियम जिसको बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा न्यूज में, अफस्पा, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है, अफस्पा, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958, 1958 का ये एक्ट है। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स ये हाल फिलहाल न्यूज में क्यों है, मैंने आपको बताया कि या तो ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए न्यूज में रहेगा या पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए न्यूज में रहेगा। अभी हाल फिलहाल न्यूज में इस वजह से है क्योंकि ये जो एक्ट है, ये नागालैंड के 8 जिले, ये आपको डाटा नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको मैं ये बता रहा हूँ कि हाल फिलहाल न्यूज में क्यों बना था। ठीक, 8 जिलों और अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों पर इसका विस्तार किया गया है। एक्सटेंड किया गया है इसको। ठीक, अभी ये कहाँ कहाँ लागू है ये देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में। कौन कौन से 4 राज्य हैं? एक तो मणिपुर, ये तो याद रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है अभी हाल फिलहाल कुकी और मैती, 2 समुदायों के बीच वहाँ पर क्या हो रहा है, हिंसक घटनाएं हो रही हैं। मणिपुर हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ और असम हुआ। ये 4 जगह पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में लागू है। मिजोरम में लागू नहीं है, त्रिपुरा में लागू नहीं है, मेघालय में लागू नहीं है, सिक्किम में लागू नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, इसी का जो संशोधित वर्जन है, जो कि 1990 के समय J&K में लागू है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, लेकिन वहाँ पर ईयर क्या हो जाएगा, अफस्पा ही है, लेकिन 1990 के समय वहाँ पर लागू है। इसी का संशोधित वर्जन, मेनली यही एक्ट है। ठीक, वो उसकी ज्योग्राफी और सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की वजह से कुछ संशोधन वहाँ पर किया गया है। अब ये जो इसके नाम से ही पता चल रहा है एक्ट के,
कि यहाँ पर सशस्त्र बलों को, जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनको विशेष पावर्स दी। विशेष पावर्स अगर दी गई हैं तो जहाँ पर भी पावर का डिस्क्रिशन राइट हो जाता है, मतलब इच्छा अनुसार लागू हो जाती है, वहीं पर समस्याएं आती हैं। तो चलिए इसके बारे में क्रिटिसिज्म देखते हैं, क्यों लागू किया जाता है, किस आधार पर लागू किया जाता है, और क्या क्या पावर्स हैं, और कौन लागू करता है। ये सारी बातें हमें यहाँ पर देखनी है। मेंस पर्सपेक्टिव आप ये ध्यान रखिएगा कि इसके पक्ष और विपक्ष में जरूर आपसे पूछा जाएगा कि इसके पक्ष में अफस्पा को हटा देना चाहिए, जैसे कि कई संगठन मांग कर रहे हैं, सिविल सोसाइटीज़ मांग कर रही हैं कि अफस्पा को हटाना चाहिए, लेकिन सरकार और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि नहीं, अभी ज़रूरत है इसको कंटिन्यू करने की। कुछ इसमें सुधार की ज़रूरत है, वो देखेंगे क्या सुधार है, लेकिन आप क्लियर रखिएगा ये व्यू कि इसके पक्ष और विपक्ष, प्रोज एंड कॉन्स, दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्यों लागू किया जाता है। जब ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि हमारा सामान्य सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी जहां पर लागू ना हो या लागू करना संभव ना हो, वहां पर हम सैन्य बलों की मदद लेते हैं। और जब यही परेशानी कंटिन्यू हो जाए, सतत हो जाए, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए सीमित ना हो, जब दिन प्रतिदिन के एक सिविल कामकाज भी आप सुचारू रूप से नहीं चला सकते, सिविल प्रशासन भी आप सुचारू रूप से नहीं चला सकते, तो उस कंडीशन पर इस अधिनियम को लगाया जाता। तो कोई भी ऐसा अशांत क्षेत्र जहां पर एक सामान्य सिविल प्रशासन का लेवल या उसको सुचारू रूप से ना चलाया जा सके, तब हम इस अफस्पा अधिनियम की को लागू करते। ठीक है, तो लागू करने के लिए कंडीशन क्या है? अशांत क्षेत्र जहां पर सामान्य सिविल प्रशासन, ये सिविल प्रशासन क्या होता है? जो नॉर्मल कामकाज होते हैं, चाहे वो पंचायत की गतिविधियां हो, चाहे वो जिला स्तर पर हो, जो गवर्नमेंट का जो प्रशासन है, डीएम, एसपी, पुलिस अपना सुचारू रूप से काम ना कर सकें, एसडीएम, तहसीलदार, ये सब अपने सुचारू रूप से काम ना कर सकें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना रहे, तो ऐसे प्रशासन को बोल रहे हैं सिविल प्रशासन। तो सिविल प्रशासन भी जहां पर आप नहीं चला सकते, वो इतना अशांत क्षेत्र है, वहां पर ऐसी गतिविधियां हो रही हैं। ठीक है, तो वहां पर ये नियम क्या हो जाता है? लागू किया जाता है। यहाँ पर सामान्य सिविल प्रशासन भी सुचारू रूप से ना चल सके, या जिसको सामान्य सिविल प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में दिक्कतें आ रही हों, तो ऐसी जगह पर इसको लागू किया। अशांत क्षेत्र कौन डिसाइड करेगा कि ये क्षेत्र अशांत है या नहीं? तो इस एक्ट की क्लॉज 3, धारा 3 के तहत राज्य का राज्यपाल, या अगर वो केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां के प्रशासक, या केंद्र सरकार का कोई अधिकारी, कोई अधिकारी मतलब मिनिमम वो सेक्रेटरी लेवल का हो, अगर ये 3 अधिकारी ये प्रमाणित कर देते हैं कि इस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र बाकायदे गजट में प्रकाशित होता है, वहाँ के जिस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है, उस राज्य के गजट में ये चीज़ प्रकाशित होती है। ठीक है, तो इनकी रिकमेंडेशन के द्वारा क्षेत्र अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। अब यहीं पर आपको क्रिटिसिज्म समझनी है, रटना नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसका काम है? राज्य का। आपने पढ़ा होगा संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तो वहां पर क्या है? विषयों का बंटवारा है कि किस विषय से संबंधित, किस सब्जेक्ट से संबंधित कौन कानून बना सकता है। तो यूनियन लिस्ट में आपने संविधान में पढ़ा होगा 66 सब्जेक्ट्स हैं,
राज्य सरकार की सूची में 47 के आसपास हैं, ठीक है, और समवर्ती सूची में कुछ ज़्यादा हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान में ये रखना है, सॉरी, यूनियन लिस्ट में 97 के आसपास हैं, 100 के 100 पहुँच गया है, वो 97 पहले थे। स्टेट में जो है 66 थे, वो 61 हो गए, और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 के आसपास हैं, ठीक है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम 7वीं अनुसूची के अनुसार संविधान द्वारा दिया गया है राज्य को, और उस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर किसका हस्तक्षेप हो रहा है? केंद्र सरकार का। ये सारे लोग कौन हैं? सेंट्रल के, केंद्र के, संघ के। राज्य का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। और किसको घोषित अशांत क्षेत्र किसको घोषित कर रहे हैं? राज्य के क्षेत्र को। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या है? शक्तियों का अतिक्रमण किया जा रहा है। वो अतिक्रमण किस लेवल तक अच्छा है या बुरा है, ये इसकी क्रिटिसिज्म की बात है। ये आगे निष्कर्ष तक पहुंचेंगे फिर देखेंगे, लेकिन अभी के लिए पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम है राज्य का, और यहाँ पर क्या है? किसका हस्तक्षेप है? केंद्र का। सीधे सीधे नजर आ रहा है इस एक्ट की धारा 3 के तहत। इसी में एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि इस एक्ट में की धारा 4, इस एक्ट की धारा 4 क्या कह रहा है? कि कोई भी कमीशन अधिकारी का मतलब क्या है? जो एक निश्चित शक्ति, जैसे आप ये कहिए जिनको सेना में कमीशन अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया जाता है, कमांडेंट या उससे ऊपर के रैंक के, ठीक है। तो कमीशन अधिकारी या इनके द्वारा अधिकृत, जिसको इन्होंने अपॉइंट किया है या अपने बेसिस पर काम करने के लिए कहा है, या ये कहिए एक चीज और यहीं पर लिख लीजिएगा, वारंट अधिकारी। या उसके समकक्ष अधिकारियों को शक्ति मिलती है। कहा गया ना कि सशस्त्र बल विशेष शक्तियां, तो इन अधिकारियों को क्या शक्तियां मिलती हैं वो देखते हैं। इन्हीं शक्तियों के बेसिस पर इसकी जो है क्रिटिसिज्म किया जाता है कि इसको हटा देना चाहिए। देखिए क्या क्या शक्तियां मिलती। पहला, यदि किसी व्यक्ति पर इनको शक है, खाली शक है, ध्यान रखिएगा, प्रूफ नहीं है, यदि किसी व्यक्ति, या यदि हटा दीजिए, देखिए डायरेक्ट, कि किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं, और दो और, ये सबसे बड़ी बात है, गोली भी मार सकते हैं। केवल उसी एरिया में जिस एरिया को अशांत घोषित किया गया है, उस रीजन में ये बात चल रही है, दूसरे रीजन में नहीं। दूसरी बात, आ, बिना वारंट के गिरफ्तारी, तलाशी, तलाशी कहीं पर भी। एक सामान्य सिविल प्रशासन में क्या होता है कि जैसे महिला को रात में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कानून लागू नहीं होता। किसी भी महिला को रात में भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर महिला को गिरफ्तार किया जा रहा है तो लेडी कांस्टेबल होना जरूरी है वहाँ पर,
कोई ना कोई ऐसा पुलिस का अधिकारी होगा जो कि लेडीज होगा, उसके द्वारा ही गिरफ्तार किया जाएगा महिला को, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इससे क्या हो रहा है, उस मानवाधिकारों का उल्लंघन भी हो रहा है उस जगह पर। ठीक है, तो बिना वारंट के गिरफ्तारी, तलाशी अभियान, और अगर कोई सुरक्षा के लिए हथियार रखा है तो उसको हथियार रखने के लिए मना भी किया जा सकता है। जैसे आप नॉर्मल सुरक्षा को आप खतरा दिखा करके लाइसेंस लेते हैं, बंदूक लेते हैं, हथियार लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उस समय वो हथियार भी लेने से मना किया जा सकता है। तो और हथियार रखने से मना किया जा सकता है। ठीक है, तीसरी बात जो सबसे विवादित विषय है इसका, तीसरी नहीं चौथी बात होगी वो, तीसरा तो ये है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र मतलब वो अशांत क्षेत्र के अंदर ही कोई रीजन होगा, किसी भी क्षेत्र में 5 व्यक्तियों के, 5 व्यक्तियों या उससे ज़्यादा, यहाँ पर लिख लीजिएगा मिनिमम 5 व्यक्ति या उससे ज़्यादा के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक, संगठित होने पर रोक। ठीक है, और चौथी बात जो सबसे बड़ा विवादित विषय है वो ये है कि जब ये सशस्त्र बल ये सारी गतिविधियां अशांत क्षेत्र में करेंगे तो इनके द्वारा किए गए कृत्य पर, जो भी इन्होंने काम किया है, अच्छा है बुरा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने को किया है या जो भी किया है, ऐसे किसी भी कृत्य पर केंद्र सरकार के अनुमति के बिना उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। एक नॉर्मल पुलिस के उसमें अगर कोई मर जाता है, किसी की हत्या हो जाती है उनकी कस्टडी में, चाहे वो 3rd डिग्री देने के बाद हो या जो है नॉर्मल उनकी गोली से अगर कोई गलती से भी मर गया तो उन पर क्या होता है, मुकदमा चलता है। लेकिन यहाँ पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता केंद्र सरकार की अनुमति के बिना। ये दूसरा पॉइंट है जिसकी वजह से इसको मानवाधिकारों के हनन की बात इसके लिए की जाती है। ये लोग इस छूट को पा करके, इस शक्ति को पा करके क्या कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, तो चौथा पॉइंट ये है कि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना, मंजूरी के बिना सशस्त्र बलों के किसी कृत्य को अभियोजित नहीं किया जा सकता। मतलब उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और आपको पता है कि केंद्र सरकार ने ही लगाया है, केंद्र सरकार ने ही शक्तियां दी हैं, तो केंद्र सरकार उसकी मंजूरी नहीं देती। 90% केस में नहीं देती, 90 कहिए 99 कहिए, 1-2% में अगर बहुत ज़्यादा दबाव है या बहुत ज़्यादा ही जो है चीज़ें हाथ से बाहर निकल गई हैं या बहुत पूर्ण कृत्य हुआ है, तब जाकर केंद्र सरकार वो करती है। लेकिन अगर वो देती है तो फिर उससे सशस्त्र बलों का मनोबल भी क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो अब देखिए ये जो 3-4 प्रावधान हैं ये जरा ध्यान में रखिएगा, और इस अगर ये ध्यान में है तो आपको इसका क्रिटिसिज्म निकालने में या इसमें क्या सुधार हो सकता है उसको निष्कर्ष निकालने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं कि अफस्पा को हटाया जाना चाहिए या नहीं। तो हटाने के पक्ष में और हटाने के विपक्ष में दो कंपैरिजन कर लेते हैं अपने तर्कों के साथ। तो अफस्पा को हटाने के पक्ष में तर्क,
और विपक्ष में तर्क। विपक्ष में तर्क में आपको ये ध्यान में रखना है कि ये बताना है कि क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए, मतलब ये कंटिन्यू रहना चाहिए। और हटाने के पक्ष में आपको ये तर्क देना है कि क्यों हटाया जाना चाहिए। ठीक है, हमारे और आपके तर्क देने से तो हटेगा नहीं, लेकिन आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है फॉलो करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर 1958 से ये चीज़ चली आ रही है और इतने सारे देश को तोड़ने वाली गतिविधि मौजूद हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको ज़्यादा किसके पक्ष में झुके रहना है कि नहीं हटाया जाना चाहिए। हाँ, इसमें सुधार की बात जरूर करें, क्योंकि अगर इतना ही खराब होता तो ये हटा दिया जाता। ठीक, क्योंकि आपको खाली नागरिकों को ही नहीं देखना है, देश को एक समुचित ढांचे में बांध कर भी रखना है। ठीक है, तो चलिए पक्ष में तर्क देखते हैं। आपने एक स्वतंत्रता भारत का इतिहास पढ़े होंगे, तो उसमें एक एक्ट पढ़े होंगे, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट को क्या कहते थे? बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का अधिनियम। ना तो उसमें कोई अपील हो सकती थी, ना कोई दलील हो सकती थी, मतलब आप अपना सुझाव, आप अपने तर्क, अपनी बात नहीं रख सकते थे, और ना ही आपको वकील करने का अधिकार था। सरकार जब चाहे तब तक और जब तक चाहे तब तक और जिसको चाहे उसको अपनी कस्टडी में रख सकती। उसको क्या बोलते थे? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग कांड हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। उधम सिंह जाकर के जनरल डायर को मार करके आए लंदन में। तो ये सारी गतिविधियां आपको ध्यान में रखनी है। तो पक्ष में तर्क क्या है कि हटाया जाना चाहिए। इसके पक्ष में पहला तर्क ये है कि इसकी तुलना रोलेट एक्ट से की जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि औपनिवेशिक युग का कानून की ये याद दिलाता है। और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, लाइक रोलेट एक्ट। ठीक, मैंने आपको बताया ना कि बिना वारंट के कहीं भी तलाशी ले सकते हैं, गिरफ्तारी कर सकते हैं, वारंट की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट, अगर ये लागू रहता है तो फंडामेंटल राइट का भी उल्लंघन होता है। कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं जिनका उल्लंघन होता है? एक तो समता के विरुद्ध अधिकार, सभी को सामने कानून के समक्ष सभी समान है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 19, अभिव्यक्ति, विचार, कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता इससे बाधित होती है। आर्टिकल 19 इस पर क्या है? आर्टिकल 19 पर ये लगाम लगाता है। ठीक, जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के उसमें जो है संरक्षण का अधिकार देता है, आर्टिकल 22। ठीक, जिसमें निवारक, निरोध और ये सब आते हैं। तो इन सब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, जिसकी वजह से इसको हटाया जाना चाहिए। ठीक, थर्ड बात, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन होता है। कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं जिनका उल्लंघन किया जा रहा है? एक तो पहला है मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा पत्र, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर। मानवाधिकार वो हैं, अधिकार हैं जो कि मानव होने की वजह से दिए गए हैं, प्रकृति के द्वारा ही ये प्राप्त हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप गैर मानवों के अधिकारों का उल्लंघन करें। ठीक है, दूसरी बात क्या है? नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अभिसमय। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर
अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिटीजन एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR। ठीक। और तीसरी बात यह है, इनमें सब में यही चीजें हैं। अगर कुछ ना याद आए तो जो फंडामेंटल राइट आपके लिखे हैं ये सब वही राइट की बात करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है। थर्ड, बस इनका नाम लिखना इस वजह से जरूरी है क्योंकि ताकि आपकी आंसर की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाए, ताकि लगे कि हाँ आपको फंडामेंटल राइट के अलावा भी कुछ आता है। ठीक। तीसरी बात क्या है? अत्याचार या यातना के खिलाफ UN, मतलब संयुक्त राष्ट्र अभिसमय कन्वेंशन। ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई अपराधी है तो उसको भी जो है वकील मुहैया कराया जाता है, उसको भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। ठीक है। ये 3 कानूनों की बात कर लेंगे तीसरे पॉइंट में। चौथा पॉइंट क्या है? जवाबदेही की कमी। जवाबदेही की कमी इस वजह से है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट मंजूरी नहीं देती मुकदमा चलाने की। ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, अगर आप सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां दे रहे हैं तो उनको, जो उस अशांत क्षेत्र में नागरिक रह रहे हैं, उनको ये नहीं पता चलेगा कि लोकतंत्र और सैन्य शासन में क्या अंतर है। यहाँ पर तो लोकतंत्र लागू ही नहीं है, जबकि भारत का संविधान बता रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है। तो ये क्या है? जब वहाँ पर सैन्य बलों को ज़्यादा शक्तियाँ दे दी जाती हैं तो वहाँ पर लोकतंत्र की बात खत्म हो जाती है। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? शासन का सैन्यीकरण किया जा रहा है। ये कानून क्या कर रहा है? शासन का सैन्यीकरण कर रहा है, मिलिटराइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक। और 6 पॉइंट जो कि सबसे लास्ट पॉइंट है वो ये है कि केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष। क्यों संघर्ष हो रहा है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात है, ड्यूटी है किसकी? राज्य की। और उस पर केंद्र क्या कर रहा है? हस्तक्षेप कर रहा है। तो इसको देखने से क्या लग रहा है कि इसको हटा देना चाहिए। पक्ष में हमने 5-6 पॉइंट तर्क दे दिए। अब देखते हैं कि विपक्ष में कि क्यों नहीं हटाना चाहिए। ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट है विपक्ष में, ये जहां जहां लागू हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए क्षेत्र हैं। नागालैंड की बात हो जाए, मणिपुर की बात हो जाए, जम्मू एंड कश्मीर की बात हो जाए और अरुणाचल प्रदेश की बात हो जाए, ये काफ़ी सेंसिटिव इलाके हैं। और तो और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो सीमा पार देश हैं वहाँ से इनको राजनीतिक, सैन्य, हथियारों की, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चीज़ों की इनको पहुँच उपलब्ध है, जिसकी वजह से इनका हौसला इतना बुलंद है। आप देखिए मणिपुर में कितना ज़्यादा जो है अशांत क्षेत्र है कि जब आप एक एरिया से दूसरे एरिया, जो कि दोनों ही भारत देश में हैं, जब आप जा रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि हम आधार कार्ड को मानते ही नहीं। हम अपने क्षेत्र को, जल जंगल जमीन को देख रहे हैं और यहाँ पर कोई भी बाहरी आएगा वो सब हमारे लिए क्या है? दुश्मन है। समुदाय एक दूसरे को ही जो है क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। और विरोध इतना ज़्यादा नृशंस है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई सारे निर्दोष लोग भी जो है वहाँ पर क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। सशस्त्र बल की पूरी बस उड़ा दी जाती है, CRPF की। ठीक। तो सीमाओं की रक्षा करना या सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर है, आपने सशस्त्र बलों को दी है, तो उनको कुछ अधिकार भी देने पड़ेंगे।
अदरवाइज वो कैसे रक्षा कर पाएंगे? क्या वो खाली वहां पर बलिदान और शहीद होने के लिए गए हैं? ऐसा नहीं है। ठीक। सेकंड पॉइंट, संवैधानिक मान्यता। और ये संवैधानिक मान्यता मिली 1997। 1997 में एक मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, नागा पीपल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ के। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि अफस्पा लागू रहना चाहिए, मतलब इस अधिनियम को समाप्त करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीजों को इन्होंने दिशा निर्देश के तौर पर इस मामले में दिया। क्या दिशा निर्देश दिया? पहली बात दिया कि अशांत क्षेत्र घोषित करने से पहले राज्यपाल को स्टेट गवर्नमेंट से परामर्श करना चाहिए। मनमाने तरीके से अशांत क्षेत्र नहीं घोषित, परामर्श करना चाहिए। दूसरी बात, कितने समय तक लागू होगा? देखिए, एक समय ऐसा था जब पूरे 7 सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट की हैं सभी पर लागू था। अब धीरे धीरे त्रिपुरा से हटा लिया गया, मिजोरम से हटा लिया गया, मेघालय से हटा लिया गया। जबकि मेघालय भी क्या है, बांग्लादेश से है। त्रिपुरा भी बांग्लादेश से सीमा साझा कर रहा है, मिजोरम भी बांग्लादेश से सीमा साझा कर रहा है। तो इन सब क्षेत्रों में पहले लागू था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इन क्षेत्रों से हटाया गया। तो वैसे ही यहाँ पर क्या कहा गया कि एक तो स्टेट गवर्नमेंट से परामर्श करके लगाया जाए। दूसरी बात क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि किस समय सीमा तक वो लागू रहे, इसका भी जो है समय समय पर रिव्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार लागू कर दियो 2 4 6 10 साल तक लागू ही रहा, लागू करके भूल गए, ऐसा नहीं है। ठीक। तो समय सीमा की भी समीक्षा की जानी चाहिए, समय सीमा की भी समीक्षा, रिव्यू किया जाना चाहिए। ठीक। तो संवैधानिक मान्यता भी मिल गई। तीसरी बात क्या है? उपद्रव या विद्रोह अगर होता है, जैसे मणिपुर में हुआ, के खिलाफ ये एक प्रभावी प्रतिक्रिया, इफेक्टिव रिएक्शन के रूप में देखा जाता है। भय बिन होई न प्रीत, जब तक डर नहीं रहेगा तब तक चीजें जो है वो काबू में नहीं रहेंगी। आप देखते होंगे जहां पर भी दंगे होते हैं आरएएफ लगा दिया जाता है, रैपिड एक्शन फोर्स, दंगा शांत। क्यों? क्योंकि वो किसी को देख करके नहीं मारते, जो भी मिला स्टार्ट। जब तक लोग बताते रहेंगे हम ये हैं वो हैं, हम खुद ही पीड़ित हैं, तब तक वो मार खा चुके होंगे। तो इतना बताने से अच्छा है कि सबसे पहले अपने घर में घुस जाओ। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी ये चीजें अनिवार्य हैं। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप जिम्मेदारी दे रहे हैं राष्ट्रीय सशस्त्र बलों को, स्वाभाविक सी बात है कि उनको कुछ शक्तियां भी देनी पड़ेंगी। अगर आप अधिकार नहीं दे करके खाली कर्तव्य की बात करेंगे तो कोई भी उस कर्तव्य को नहीं पूरा करेगा। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य है ये। और फिफ्थ पॉइंट, दुरुपयोग रोकने के उपाय किए जा सकते हैं, मतलब इसमें सुधार किया जा सकता है। पूरा खत्म मत कीजिए। क्या उपयोग उपाय किया जा सकते हैं? देखिए, सारी बात तो ठीक है, लेकिन जहां पर बात महिलाओं की आ जाती है, तो जब भी ऐसे क्षेत्र में यौन हिंसा होती है
तो यौन हिंसा के मामले में जो सशस्त्र बल हैं उनको अभियोजन या उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, ये सुधार हो सकता है। मतलब उस मामले में छूट नहीं मिलेगी। यौन शोषण, यौन हिंसा, इन मामलों में सशस्त्र बलों को छूट नहीं मिलेगी। बात समझ में आ गई? ठीक। तो ये क्या है, उसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है। और इसमें क्या है, जब ये बात हो तो यहाँ पर एक ये चीज ये भी लिखिएगा कि यहाँ पर केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी नहीं है, या अगर मंजूरी लेना भी है तो केंद्र सरकार के लिए टाइमलाइन होनी चाहिए कि जब भी कोई केस भेजा जाता है तो 3 महीने के अंदर आपको अपना रिकमेंडेशन देना ही देना अनिवार्य कर दिया जाए। वो क्या है कि फाइल दबा करके बैठ जाते हैं। समझ गए बात? ठीक। तो ये हो गया। अब देखते हैं कि आगे क्या सुधार हो सकता है भविष्य में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी समझौते हुए हैं, जो विद्रोही गुट हैं, जैसे नागालैंड, आप नागालैंड के एक नेता थे फिजो, नेहरू के टाइम के थे। उन्होंने क्या कहा था कि उनके ही नेहरू के मंत्रिमंडल के किसी सदस्य ने उनको क्या बोल दिया था, चाइनीज बोल दिया था। तो ये गलत बात है। वो भी अपने ही देश के नागरिक हैं। और खास करके काफ़ी ज़्यादा जो है क्या है, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज किए जाते हैं बाकी स्टेट्स के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, जो कि गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। उनके सम्मान पर एक चोट है। और किसी भी को लोकतंत्र में एक मानवाधिकार के रूप में अपने सम्मान के साथ समझौता करना, वो थोड़ा हर एक व्यक्ति को अजीब लगता है, तो विद्रोह करेगा ही करेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी ये शांति समझौते होते हैं उनको लागू किया जाए। ऐसा नहीं कि पेपर पर ही केवल शांति समझौते हो गए और उसके बाद केंद्र सरकार मनमाने तरीके से दमन कर रही है या काम कर रही है। ठीक। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि शांति समझौतों को ठीक तरीके से लागू करना। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कनेक्टिविटी बढ़ाना। कनेक्टिविटी बढ़ाने से क्या होगा, सामाजिक आर्थिक चीजें सुचारू रूप से चलेंगी, अलगाव की भावना कम होगी। अब वो ये चाह रहे हैं कि हम कोलकाता या गुवाहाटी से क्यों जो है कनेक्टिविटी बढ़ाएं, हमारे लिए म्यांमार पास पड़ रहा है, हमारे जैसे दिखने वाले लोग वहाँ पर हमें मिल रहे हैं, हमारे भाई बंधु मिल रहे हैं, हमारी पीढ़ियाँ मिल रही हैं, 2 पीढ़ी पहले के वो हमारे रिश्तेदार हैं, तो हम वहाँ से संबंध जोड़ेंगे। तो जब ये कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, उनकी दूसरी तरफ डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, तो फिर ये चीज़ें अपने आप क्या हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगी। और थर्ड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि जो लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है पंचायतें, मतलब वहाँ से आप लोकल गवर्नेंस या बॉटम अप गवर्नेंस की बात कीजिए, नीचे से ऊपर प्रशासन की बात कीजिए। आप ऊपर से नीचे प्रशासन थोपिए नहीं, नीचे से स्वयं से ही प्रशासन उनको शक्ति दीजिए कि वो अपने लोकल एरिया को क्या करें, कंट्रोल करें। तो थर्ड क्या है, बॉटम अप गवर्नेंस। मॉडल जिससे विश्वास का निर्माण किया जा सके। और चौथी बात, ह्यूमन राइट्स संबंधी जो मानदंड हैं उनका पालन किया जाए, केवल कागजों पर ही लागू ना रहें वो। ठीक है। अब इसके बाद जरा देख लेते हैं कि जुडिशियरी क्या कहती है, विभिन्न समितियां क्या कहती हैं इस मामले में। और जो कहेंगी वही हमारी भी राय होगी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को रिव्यू किया है।
चाहे परिस्थितियां हों, चाहे वो कागजी तौर पर हों। ठीक। तो विभिन्न समितियों में तीन चीजें जरा आप ध्यान रखिएगा, तीन समितियों का। एक तो है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। इसकी रिकमेंडेशन आई है 2007 में। ये क्या कह रहे हैं? हटा देना चाहिए, जरूरत नहीं है। फिर एक समिति बनी थी, जस्टिस संतोष हेगड़े समिति, 2013। ये क्या कह रहे हैं कि हर 6 महीने पर रिव्यू किया जाना चाहिए। रिव्यू दो तरीके से करना है। जहां ये लागू है वहां पर कितना सुधार आया, जो जो कमी रह गई हो उसको आगे इनकारपोरेट किया जाए, उसमें शामिल किया जाए। और दूसरी बात क्या है कि हर 6 महीने बाद ये भी देखा जाए कि बाकी जगह पर उसको एक्सटेंड करने की जरूरत है या सामान्य कानून से ही काम चल जाएगा। ठीक। और तीसरी बात, तीसरी जो समिति है जस्टिस वर्मा समिति, ये भी 2013 की है। और इस समिति ने ये कहा कि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामले में ये इससे इनको छूट नहीं मिलनी चाहिए, सशस्त्र बलों को। इससे क्या होना चाहिए, इन मामलों को सामान्य आपराधिक कानून के तहत लाना चाहिए। लाया जाना चाहिए। ठीक है। तो आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खास करके आपके पेपर 2 के लिए, जहाँ पर गवर्नेंस की बात हो, जहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो। तो वहाँ पर ये हमेशा न्यूज में ये टॉपिक बना रहता है। हर साल एक ना एक आर्टिकल आपको मिलेगा न्यूज़पेपर में, या फसपा को लागू करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, या इसमें क्या सुधार किए जाने चाहिए। तो दो तीन चीज़ें आप ध्यान में रखें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।